India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच मामले में 11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। अदालत ने हिंदू पक्ष से 2 बिंदुओं पर मांगा स्पष्टीकरण। अंजुमन इस्लामिया कमेटी की दलीलें भी सुनेगा कोर्ट। क्या अल्पसंख्यक समुदाय प्रशासित शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मांगा जवाब। क्या अन्य धर्म में परिवर्तित होने वालों को अनुसूचित जाति का दिया जा सकता है दर्जा? अध्ययन के लिए केंद्र ने पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग का किया गठन। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएफआई सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी की मांग वाली याचिका पर एनआईए से मांगा जवाब। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। ज्ञानवापी मामले में वैज्ञानिक जांच पर वाराणसी कोर्ट ने फैसला स्थगित कर दिया है। वाराणसी की जिला अदालत के शुक्रवार को शिवलिंग और फव्वारे की जांच के लिए विज्ञान की मदद पर अपना फैसला सुनाने की उम्मीद थी, लेकिन अब 11 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। शिवलिंग विवाद पर 4 महिला वादियों ने अर्जी दायर कर वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश की कोर्ट ने कहा कि वादिनी 5 महिलाएं एकमत होकर बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो। इस पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने आपत्ति दाखिल की है। कमेटी ने कहा है कि हमें वादी पक्ष की मांग पर आपत्ति है, उसके लिए हमें समय दिया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने हिंदू पक्ष से कथित शिवलिंग पर 2 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा, जिसका जवाब कोर्ट में दिया गया। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित रूप से पाए गए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू उपासकों की याचिका पर अदालती कार्यवाही की, लेकिन फैसला स्थगित कर दिया। अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ए.के. विश्वेश 11 अक्टूबर को याचिका पर फैसला सुना सकते हैं। अदालत ने हिंदू उपासकों से 2 पॉइंट्स पर स्पष्टीकरण मांगा। पहला, ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग इस सूट संपत्ति का हिस्सा है या नहीं? क्या अदालत वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग गठित कर सकती है? हिंदू उपासकों के वकीलों ने स्पष्ट किया कि कथित शिवलिंग सूट संपत्ति का एक हिस्सा है, क्योंकि इसकी मूल दलील में कहा गया है कि सूट दृश्यमान या अदृश्य देवताओं से संबंधित है, और चूंकि कथित शिवलिंग अदालत द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण के दौरान दिखाई दिया था, वह निश्चित रूप से एक सूट संपत्ति होगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि सीपीसी के आदेश 26 नियम 10A के तहत न्यायालय को वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग गठित करने की शक्ति है। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। हमने 2 बातें रखी हैं। पहली बात, हमने अपनी सूट के प्रेयर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार मांगा था। तो जो शिवलिंग वजू खाने में था, जो दबा हुआ था पानी के नीचे, जब पानी हटा तो वो अप्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष देवता हो गए, इसलिए वो हमारी सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है।
दूसरी बात, हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10A की तरफ, जहां पे कोर्ट को यह पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। हमने ये भी बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये फाउंटेन है और वो ये चाहता है कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है, ये एडजुडिकेट हो। तो इसको एडजुडिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, जिसके लिए माननीय न्यायालय कमीशन जारी करे। माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुन ली है। अब इन 2 पॉइंट्स पर कोर्ट अंजुमन इस्लामिया कमेटी की दलीलें भी सुनेगी और उसके बाद अपने आदेश सुनाएगी। मुख्य मुकदमे में 5 हिंदू महिला वादी में से 4 महिलाओं ने कथित रूप से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। एक वादी राखी सिंह ने वैज्ञानिक जांच की मांग वाली याचिका का विरोध किया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 4 वादी ने सीपीसी के आदेश 26 नियम 10A के तहत एक आवेदन दिया था, जो न्यायालय को वैज्ञानिक जांच के लिए एक आयोग बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह याचिका वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली 5 हिंदू महिला वादी द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका को खारिज करने के 10 दिन बाद दायर की गई। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर शिवलिंग की उपस्थिति के बारे में 16 मई को प्रमुखता से दावा किया गया था कि जब अदालत द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने प्रस्तुत किया था कि सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर उन्हें एक शिवलिंग मिला था। इसके तहत कोर्ट ने संबंधित स्थान क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और सीआरपीएफ कमांडेंट को भी निर्देश दिया था कि वो सीलबंद जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण में शिवलिंग कथित तौर पर पाए गए हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान पाए गए शिवलिंग की रक्षा करने के वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन का आदेश मुसलमानों के नमाज अदा करने के अधिकार और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मस्जिद में जाने को प्रतिबंधित नहीं करेगा। अप्रैल 2022 में वाराणसी कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए 5 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर याचिकाओं पर परिसर के निरीक्षण का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस प्रश्न की समीक्षा करने को राजी हो गया है कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के प्रशासकीय अधिकार वाले किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने इस सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थान मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रशासित एक शैक्षणिक संस्थान के परिणाम स्वरूप उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए सहमत हो गया है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और अन्य को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए महायान थेरवाद वज्रयान बौद्ध धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि केवल अल्पसंख्यक द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्रदान नहीं करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार कर रहा था, जहां राज्य सरकार ने संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मनाने से इनकार कर दिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनाया था, जिसमें राज्य सरकार ने संबंधित संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने 2001 में एक मेडिकल कॉलेज खोला था और ट्रस्ट के सदस्यों ने 2015 में बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा उन्होंने संस्थान का संचालन जारी रखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए यह न केवल अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासित एक संस्थान होना चाहिए, बल्कि इसे अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और इसे राज्य द्वारा भी अधिसूचित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने 2001 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी और ट्रस्ट के सदस्य बाद में 2015 में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए और संस्था का प्रशासन चलाते रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी संस्था की स्थापना करना और उसका प्रशासन करना दो अलग अलग घटनाएं हैं। अगर किसी समाज या ट्रस्ट में उस समय किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य शामिल नहीं थे जब उसने एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की और बाद में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त किया और ऐसी संस्था को प्रशासन शुरू करता है, तो हमारी राय में ऐसी स्थिति में संबंधित शैक्षणिक संस्थान न तो अधिनियम 2006 के भीतर अल्पसंख्यक संस्थान होगा और न ही अधिनियम 2004 के भीतर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि खोने वालों या जमीन के अधिग्रहित होने वालों को मुआवजे के भुगतान के मामलों से निपटने के दौरान एक तकनीकी दृष्टिकोण की बजाय न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। भूमि खोने वाले का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसकी भूमि जनहित के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है और जिसके पास उचित प्रमाण पत्र है। इस संबंध में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, इसके अलावा जब मामला भूमि खोने वालों को मुआवजे की राशि के भुगतान से संबंधित हो, यदि दो विचार संभव है, तो न्याय के कारण को आगे बढ़ाने वाले विचार को हमेशा दूसरे दृष्टिकोण के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट के समक्ष आवेदक एमटीडीसी का मामला ये था कि संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि का 50% उनके द्वारा 20 जनवरी 2017 को हाईकोर्ट द्वारा 2016 में पारित आदेश के अनुसार पहले ही जमा कर दिया गया था। हालांकि बाद के आदेश में किसी भी न्यायालय द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया था। आवेदकों ने गलती से जो राशि जमा करा दी गई थी वो इसे वापस लेने के हकदार थे। अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के साथ मुआवजा राशि का 50% और शेष 50% बिना सुरक्षा के जारी करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने आवेदक एमटीडीसी की ओर से की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए जमा की गई उक्त राशि को वापस लेने की अनुमति दे दी। इससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रिकॉर्ड पर तथ्यों पर विचार करने के बाद बेंच ने कहा कि 29 जनवरी 2018 के आदेश पर एक नजदीकी नजर डालने से एमटीडीसी के सबमिशन के साथ साथ हाईकोर्ट के आदेश को स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल जमा की गई मुआवजा राशि से संबंधित है और मुआवजे की पूरी बढ़ी हुई राशि के लिए नहीं। वहीं केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। यह आयोग उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से संबंधित मुद्दे की जांच करेगा जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित होने का दावा करते हैं, लेकिन वे अन्य धर्मों में परिवर्तित हो चुके हैं। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 अक्टूबर को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की। न्यायमूर्ति बालकृष्णन के अलावा जो अध्यक्ष होंगे, आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: डॉक्टर रविंदर कुमार जैन, आईएएस सेवानिवृत्त हैं और सदस्य के रूप में; प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा यादव यूसीजी सदस्य के रूप में आयोग के जिन मामलों पर विचार करेगा वह हैं उन पर व्यक्तियों के अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले की जांच करना जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के होने का दावा करते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत समय समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित लोगों के अलावा अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। मौजूदा अनुसूचित जातियों पर ऐसे नए व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों की मौजूदा सूची के हिस्से के रूप में जोड़ने की निहितार्थों की जांच करना, उन परिवर्तनों की जांच करने के लिए जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, सामाजिक और अन्य स्थिति भेदभाव के संदर्भ में अन्य धर्मों में परिवर्तित होते हैं और उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा देने के सवाल पर उनका निहितार्थ।
केंद्र सरकार के परामर्श से और उसकी सहमति से किसी अन्य संबंधित प्रश्न की जांच करना जो आयोग उचित समझे। आयोग अध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कथित सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को यूएपीए के तहत केंद्र द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जस्टिस अनूप कुमार मेहंदीरत्ता ने एक मोहम्मद यूसुफ द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसे एजेंसी द्वारा किए गए छापे को गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान यूसुफ की ओर से पेश हुए वकील आदित्य से एस पुजारी ने तर्क दिया कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने कहा था कि आरोपी व्यक्तियों को उनकी रिमांड की अवधि समाप्त होने पर प्राथमिकी के प्रति और गिरफ्तारी और जब्ती मेमो जैसे अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरी ओर एनआईए की ओर से पेश वकील ने इस आधार पर याचिका की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई कि निचली अदालत का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश था। हालांकि डिप्टी सॉलिसिटर जनरल की अनुपलब्धता के कारण एक संक्षिप्त स्थगन की मांग की गई थी। जैसे कि अदालत ने सोमवार को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा। पुजारी ने प्रस्तुत किया कि आरोपी व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजने और पुलिस रिमांड बढ़ाने के मामले को उसी दिन निचली अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। आरोपी व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 1860 और यूएपीए के तहत विभिन्न अपराधों वाली प्राथमिकी में गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सदस्य पीएफआई के विभिन्न कार्यालयों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। 28 सितंबर को गृह मंत्रालय ने यूएपीए की धारा 3(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों को तत्काल प्रभाव से 5 साल की अवधि के लिए गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित किया था। कई राज्यों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई के तहत पीएफआई के विभिन्न सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी लगभग 50 स्थानों पर छापेमारी की और 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सिविल पुलिस में तैनात एक पुलिस निरीक्षक को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ जस्टिस नीरज तिवारी की खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव गृह के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सीलबंद लिफाफे में रखा गया था और उसके कनिष्ठों को पदोन्नति दी गई थी। याचिकाकर्ता को सिविल पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 1990 में नियुक्त किया गया था और उसके खिलाफ वर्ष 1999 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद वर्ष 2006 में उन्हें निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया और पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पहले डीपीसी भी आयोजित की गई, जिसमें याचिकाकर्ता के नाम पर विचार किया गया, लेकिन उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई लंबित होने के कारण उसका नाम सीलबंद लिफाफे में रखा गया था और उसके कनिष्ठों को पदोन्नति प्रदान की गई। हालांकि एडीजीपी प्रशासन की टिप्पणियों के अनुसार याचिकाकर्ता को उनकी सेवा के अंतिम 10 वर्षों में कई उत्कृष्ट प्रविष्टियां दी गई थीं और इस तथ्य के साथ कि याचिकाकर्ता को कोई भी सजा मामूली या बड़ी नहीं दी गई और पदोन्नति के बाद उन्होंने कभी भी किसी भी तरह से अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। हालांकि पदोन्नति न होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अधिकारियों को सील कवर लिफाफा खोलने और याचिकाकर्ता को सभी परिणामों के लाभ के साथ डिप्टी एसपी के पद पर प्रमोट करने की मांग की। कोर्ट ने नोट किया कि याचिकाकर्ता को पिछले 10 वर्षों के लिए उत्कृष्ट प्रविष्टियां दी गई थी और इस प्रकार कोर्ट ने पाया कि केवल एक आपराधिक मामले की पेंडेंसी के साथ याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है और पदोन्नति भी दी गई है। ये पदोन्नति से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। केरल हाईकोर्ट ने वडक्कनचेरी बस दुर्घटना पर दुख प्रकट करते हुए राज्य में सड़कों की खराब स्थिति से संबंधित एक लंबित मामले में परिवहन आयुक्त को अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल किया। परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा आयुक्त भी हैं। अधिकारी को शुक्रवार को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि परिवारों, माता पिता, बच्चों, पतियों और पत्नियों के दर्द में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है और अब और समय नहीं गंवाया जा सकता है। पलक्कड़ जिले के वडक्कनचेरी में स्कूली बच्चों को ले जा रही एक पर्यटक बस के एसआरटीसी की बस से टकरा गई, जिसमें 5 छात्रों सहित 9 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा अन्य घायल हो गए थे। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि बार बार दुर्घटनाएं कानून को सख्ती से न लागू करने के कारण हो रही हैं। अदालत ने कहा कि आमतौर पर सड़कों पर जो लापरवाही दिखाई देती है उसे या तो मान लिया जाता है या ये सोचकर माफ कर दिया जाता है कि ये जीवन का एक तरीका है।
कोर्ट ने कहा कि यह हादसा नहीं होता अगर लापरवाही के तत्वों पर पहले ही बात हो गई होती। कोर्ट ने कहा ड्राइवर, जिनमें दोपहिया वाहनों के चालक भी शामिल हैं, लगातार जैसी लापरवाहियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे कई ऐसी दुर्घटनाएं होने की आशंका है। ज्यादातर समयों में लागू कानून में से किसी का भी पालन नहीं किया जाता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कानूनों की संख्या में कोई कमी नहीं है और न ही इसे लागू करने की जिम्मेवार कर्मियों की कमी है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि भले ही हाई कोर्ट की विभिन्न पीठों ने सड़क सुरक्षा और वाहन आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं पर कई निर्णय पारित किए हों, लेकिन जमीन पर कोई ठोस परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.